ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन चैप्टर लोगों ने। तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने पहले पढ़ा, तीन छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, इंक्लिनेशन, स्लोप और इंटरसेप्ट्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा लाइन की इक्वेशन, वेरियस फॉर्म ऑफ अ लाइन, स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने कुछ और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, एंगल बिटवीन लाइन, टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। फिर कुछ केसेस, लाइंस अगर पैरेलल है तो, लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, लाइंस आर मेकिंग सप्लीमेंट्री एंगल, लाइंस आर मेकिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू द लाइन एंड पोजिशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइंस। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैलोग्राम। एरिया ऑफ पैलोग्राम, तो पैलोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड लेंथ्स आर इक्वल। तो मान लो पैलोग्राम में इक्वेशन दे रखी है, अगर इक्वेशन दे रखी है तो एरिया ऑफ पैलोग्राम कैसे निकालेंगे? तो इसको ऐसा ट्रीट कर सकते हैं, ए बी सी डी। तो पैलोग्राम में ये दोनों ट्रायंगल इक्वल रहते हैं, तो एरिया ऑफ पैलोग्राम, एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो ये जो ट्रायंगल का एरिया आएगा उसका ही डबल होगा। नेक्स्ट, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ बेस, बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होगी? डी से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ऐसा देखो, जैसे डी से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब सी डी और ए बी की पैरेलल डिस्टेंस, तो P1। तो P1 डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो ये आ जाएगा P1। नेक्स्ट ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो P1 इंटू ए बी। अब ये ए बी कैसे निकालेंगे? तो ये दो लाइंस, ये जो पैरेलल लाइंस हैं, इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन पता है, तो ए बी का स्लोप और ए डी का स्लोप पता है, दोनों का स्लोप पता है, तो दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। नेक्स्ट, ये पैरेलल लाइंस है, तो ये लाइन, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। नेक्स्ट, ए से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो ये P2, तो P2 क्या होगी? P2 होगी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस AD एंड BC, AD एंड BC। ये कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस C1 माइनस C2 अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। नेक्स्ट, मुझे चाहिए AB। AB है ये राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस, तो मुझे परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस चाहिए। तो कभी हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर आते हैं तो साइन थीटा, बेस पे जाते हैं तो कॉस थीटा, लेकिन उल्टा परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस आएंगे तो कॉसेक थीटा। तो ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा P2 कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा P2 कॉसेक थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया P1 P2 कॉसेक थीटा, जिसमें P1 है दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस, P2 है द डिस्टेंस बिटवीन अदर पैरेलल लाइंस, और थीटा, थीटा है दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल, वो निकलेगा टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। नेक्स्ट, अगर मुझे इनकी लाइन की इक्वेशंस पता हो तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो सपोज अगर मेरे को मान लो ये पैलोग्राम ए बी सी डी है, इसमें इक्वेशंस पता है, इक्वेशन मतलब ये y इज इक्वल टू m1x प्लस C1, इसके पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होगा तो y इक्वल टू m1x प्लस C2, पर उसका इंटरसेप्ट अलग होगा। इसका y इज इक्वल टू m2x प्लस D1, इस ये पैरेलल है, स्लोप सेम रहेगा लेकिन इंटरसेप्ट अलग होगा, तो y इज इक्वल टू m2x प्लस D2। तो इक्वेशन दे रखी है तो कैसे निकालेंगे? तो अभी अभी अपन ने देखा एरिया ऑफ पैराग्राम होता है P1 P2 इंटू कॉसेक थीटा, तो एक एक करके चीज निकालेंगे। P1, P1 होगा ए बी और सी डी के बीच की डिस्टेंस, तो ए बी और सी डी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? C1 माइनस C2 अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। P2, P2 होगी AD और BC के बीच की डिस्टेंस, यानी D1 माइनस D2 अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अब बचा कॉसेक थीटा, तो हम टेन थीटा निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा कैसे निकालेंगे? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, पर मुझे कॉसेक थीटा चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो बेस एंगल थीटा हो गया, तो टेन थीटा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये m1 माइनस m2 हो गई परपेंडिकुलर और बेस हो गई 1 प्लस m1 m2, पर मुझे चाहिए कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो आ जाएगा 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर अपॉन अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज m1 माइनस m2, इसको वहां पे रख देंगे कॉसेक थीटा को।
तो रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ m1 माइनस m2, ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट आएगा c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। अच्छा, इसको याद करना भी आसान है, ऊपर कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस है, नीचे स्लोप का डिफरेंस है। तो अगर तुम्हें पैरेललोग्राम में सारी लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्मेट में पता है, अगर तुम्हें पैरेललोग्राम में सारी साइड्स की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पता है, तो आंसर होगा c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। मान लो अगर इनकी इक्वेशन अलग फॉर्मेट में दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो इसको अपन y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले इसको y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? पहले y का टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, y का टर्म एक तरफ, बाकी के सारे टर्म एक तरफ, फिर y का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो ये बन गई m1 और ये हो गया c1। तो इस तरह से सारी लाइंस, सारी साइड्स को y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी का मतलब होता है एक ही पॉइंट से पास होने वाली। तो देखो, दो नॉन पैरेलल लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, टू नॉन पैरेलल लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। तो दो पैरेलल लाइन, जो दो पैरेलल लाइन नहीं है वो हमेशा इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन अब एक तीसरी लाइन है, तो सपोज ये पहली लाइन L1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन L2 इक्वल टू 0, तो L1 हो गई ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये तीन इक्वल साइन का मतलब है इक्विवेलेंट, मतलब द लाइन का इक्वेशन। फिर दूसरी लाइन हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब तीसरी लाइन चाहेगी तो वो ट्रायंगल बना सकती है, और तीसरी लाइन चाहे तो तीनों एक ही पॉइंट से पास हो सकती हैं। तो इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ, इसको बोलते हैं कॉन्करेंसी। तो थर्ड लाइन a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0, तो ये कैसे चेक करूं कि ये तीनों कॉन्करेंट है कि ये या तीनों ट्रायंगल बना रही हैं? तो कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल बेसिक अप्रोच क्या है? बेसिक अप्रोच है, पहले L1 और L2 को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड लाइन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब है तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है। नेक्स्ट, अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूं, L1 और L2 दोनों को सॉल्व करूं, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो a1 b1 c1 a2 b2 c2 के टर्म्स में आएगा। उसको अगर मैं थर्ड इक्वेशन में रख दूंगा, तो एक्सप्रेशन जो होगा वो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 के टर्म्स में आएगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, उस एक्सप्रेशन को अगर मैं अरेंज करूं रोज और कॉलम में, उस एक्सप्रेशन को मैं अगर अरेंज करूं रोज और कॉलम में, तो वो लिखा है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, मतलब ये बताएगा कि अगर ये इक्वल टू 0 है तो वो तीनों लाइन कॉन्करेंट है, अगर ये इक्वल टू 0 नहीं है तो वो तीनों लाइन कॉन्करेंट नहीं है। तो इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। नेक्स्ट, अगर तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, पर डिटर्मिनेंट 0 है तो तीनों लाइन कॉन्करेंट हो ये जरूरी नहीं है। इफ ऑल थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट देन द डिटर्मिनेंट इज 0, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। If three lines are concurrent, the determinant is 0. But if determinant is 0, तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, either lines are concurrent or they are parallel। क्योंकि अगर ये तीनों लाइन पैरेलल होंगी तो ये दो कॉलम सेम आएंगी, तब भी ये 0 हो सकता है। तो लाइन कॉन्करेंट नहीं है तब भी वो 0 आ रहा था। तो इसको समझना if then। तो if three lines are concurrent then determinant is 0, but if determinant is 0 then lines are either concurrent or all three are parallel। नेक्स्ट, तो ऐसा ध्यान में रख सकते हैं कोफिशिएंट से बनने वाली डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, बट मेक श्योर ऑल लाइंस इन द जीरोथ फॉर्म। ऑल लाइंस इन जीरोथ फॉर्म मतलब ऑल टर्म्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 0 इज ऑन द राइट हैंड साइड। नेक्स्ट, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन। इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाया जा सकता है। जेई मेन, जेई एडवांस लेवल तक कैसे जाएगा वो भी मैं डिस्कस करता, पहले जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में वो डिस्कस करते हैं। तो इमेज ऑफ ए पॉइंट है ना,
लाइन, इसका क्या मतलब है, एक लाइन दे रखी है, एक पॉइंट की इमेज निकालनी है। इसका क्या मतलब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो जो मिरर है उसके अबाउट ऑब्जेक्ट की एक इमेज आएगी, तो वो जो इमेज आएगी वो भी एक पॉइंट होगा, और एक पॉइंट एक कोऑर्डिनेट से जाना जाता है, एक पॉइंट एक कोऑर्डिनेट से जाना जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट दे रखा है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, एक पॉइंट दे रखा है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और हमें उसकी मिरर इमेज निकालनी है एक्स वन कॉमा वाई वन, हमें उसकी मिरर इमेज निकालनी है एक्स वन कॉमा वाई वन। पॉइंट की इमेज एक पॉइंट होती है और एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट से जाना जाता है। नेक्स्ट, मिरर की इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो मुझे इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स निकालने, कोऑर्डिनेट में दो अननोन है, दो अननोन, दो इक्वेशन, दो कंडीशन। तो पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर होगी। दूसरी कंडीशन, ऑब्जेक्ट और इमेज का मिड पॉइंट मिरर पे लाई करेगा। तो x1 y1 दो अननोन, दो इक्वेशन, दो कंडीशन। तो पहली कंडीशन, स्लोप ऑफ pq इनटू स्लोप ऑफ मिरर, स्लोप ऑफ pq इनटू स्लोप ऑफ मिरर इज -1। और दूसरी कंडीशन, द मिड पॉइंट ऑफ, यानी r मिड पॉइंट ऑफ x नॉट प्लस x1 बाई टू कॉमा y नॉट प्लस y1 बाई टू लाई ऑन द मिरर, लाई ऑन द ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मिरर दे रखी है एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सेवन इक्वल टू 0, और पॉइंट है 1,2। तो इसके अबाउट मिरर इमेज निकालनी है। तो मैंने वो मान लिया एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट, दो अननोन, दो इक्वेशन, दो कंडीशन। पहली कंडीशन कि स्लोप ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू का स्लोप आएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और स्लोप ऑफ मिरर, तो स्लोप ऑफ मिरर आएगा 1/3 इक्वल टू -1। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट होगा 1 प्लस एक्स नॉट बाई टू एंड 2 प्लस वाई नॉट बाई टू, दिस लाई ऑन मिरर, दिस लाई ऑन मिरर। तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1 प्लस एक्स नॉट बाई टू माइनस 3 टाइम्स 2 प्लस वाई नॉट बाई टू प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये दूसरी इक्वेशन। तो एक्स नॉट वाई नॉट, दो अननोन, दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक एक्स नॉट आएगा, एक वाई नॉट आएगा, वही तुम्हारा मिरर इमेज है। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। तो लेवल, क्वेश्चन बोलेगा एक सर्किल का मिरर इमेज निकालो, सर्किल का मिरर इमेज निकालो। अब सर्किल कैसे जाना जाता है, सर्किल एक सेंटर और रेडियस से जाना जाता है, सर्कल एक सेंटर और रेडियस से जाना जाता है। तो इसको ऐसे देखो, सर्कल है ही नहीं, ये जो सेंटर है इसकी मिरर इमेज निकाल लो सी डैश, और इसकी जो रेडियस है उसको यहाँ पे आर पकड़ लो, और ये तुम्हारा मिरर इमेज आ जाएगा। और फिर इसकी सर्किल की इक्वेशन है। अब क्वेश्चन का और लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन का लेवल और कैसे बढ़ेगा, मान लो एक लाइन दे रखी है और एक पैराबोला दे रखा है, और इस पैराबोला की मिरर इमेज निकालनी है। अब ये पैराबोला भी क्या करेगा, और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, शिफ्टेड पैराबोला होगा या ऑब्लिक पैराबोला होगा, तो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है। कैसे सोचेंगे, ये जो पैराबोला है इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, कोई तो पॉइंट होगा, तो ये उस पॉइंट का लोकस है, ये उस पॉइंट का लोकस है जिसकी मिरर इमेज इस पे लाई कर रही है। तो इसमें क्या करो, h, k की मिरर इमेज निकालो, और h, k की मिरर इमेज निकाल के जो आएगा कोऑर्डिनेट उसको इस पैराबोला पे लाई करा दो, इस पैराबोला पे लाई करा दो। तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ h एंड k। h की जगह x रख दो, k की जगह y रख दो, तो इसका लोकस आ जाएगा। अरे समझ में, इट्स प्योर एडवांस अप्रोच कि किसी भी कर्व की किसी लाइन के अबाउट, मतलब कुछ भी कर्व कुछ भी लाइन के अबाउट मिरर इमेज कैसे निकालते हैं। तो उस पॉइंट को h, के मानो और उसकी मिरर इमेज को ऑब्जेक्ट पे लाई करा दो, तो यू विल गेट अ लोकस, देन दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन इजी कैसे कर सकते हैं, मान लो वो क्या करेगा, स्टैंडर्ड इलिप्स दे देगा, एक 45 डिग्री 135 डिग्री एंगल पर एक लाइन होगी, और इसका इमेज बोलेगा। तो यहाँ कैसे ना, इमेज बोले, इमेज निकालना बोले तो एक थोड़ा लेवल बढ़ गया, पर उसने भी क्वेश्चन में थोड़ा डाइल्यूट किया है। कैसे, इस हॉरिजॉन्टल के जो मिरर इमेज होगी वो वर्टिकल हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर्स इंटरचेंज हो जाएंगे। एक दूसरा, यहाँ पे बस सेंटर की शिफ्टिंग कर दो, सेंटर की शिफ्टिंग कर दो तो ये इलिप्स की इक्वेशन आएगी। तो मान लो ये ओरिजिन है, तो सेंटर शिफ्ट हो गया अल्फा कॉमा बीटा पे, तो अब इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1।
अब ये इलिप्स था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल हो गई वर्टिकल, तो इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज। और इजी, ये 135 डिग्री एंगल पर है, तो ये y इक्वल टू एक्स पे लाई कर रही होगी, तो एक्चुअली ये अल्फा कॉमा अल्फा ही होगा, तो ये y इक्वल टू एक्स पे लाई कर रही होगी, तो y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर होगा। लेकिन इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया वो पूरा जनरल केस है, किसी भी कर्व की किसी भी लाइन के अबाउट मिरर इमेज निकाल के देगा। जनरली क्वेश्चन क्या करता है, ऐसे बात करता है, कोई पैराबोला है 1,2 पे टेंजेंट के अबाउट मिरर इमेज निकालो, टेंजेंट के अबाउट, तो इसमें क्या करेगा, एओडी भी डाल देगा। कैसे, पैराबोला की पहले 1,2 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, y माइनस वाई वन इजिकल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन से, तो उससे आ जाएगी मिरर, उससे आ जाएगी मिरर, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो मतलब लाइन की इक्वेशन भी हमें बनानी है और फिर इमेज निकाल के उसका लोकस निकाल। नेक्स्ट, इसके अलावा फॉर्मूला भी है, तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी एक तरीका है इमेज निकालने का, पर इस केस में क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 मिरर हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट होगा x1 कॉमा वाई वन और इमेज होगी x कॉमा वाई। तो ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। और एक और चीज, दिस फॉर्मूला इज आल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ 3D प्लेन, तो प्लेन के केस में भी एप्लीकेबल है, वहां पर एक टर्म बढ़ जाएगी, इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी, और इधर हो जाएगा c1z प्लस d1 और नीचे प्लस c स्क्वायर, बाकी एवरीथिंग इज सेम, द वर्किंग इज सेम, यूनिफॉर्मिटी है। नेक्स्ट, कभी कभी क्वेश्चन होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन के अबाउट एक ही फुट होता है, तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी एक क्वेश्चन बनता है। तो इन अदर वर्ड्स वो ऑब्जेक्ट और इमेज का मिड पॉइंट ही है, तो बस फॉर्मूले में क्या होगा, ये 2 चला जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इमेज। नेक्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का क्या, ओरिजिन एक्चुअली रेफरेंस सिस्टम है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन क्या करता है, एक रेफरेंस सिस्टम के लिए, अब मान लो ये कोई पॉइंट है, अगर मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम करता हूं और मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम करता हूं, मैं ये तो हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलग अलग आ रहा होगा, हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलग अलग, पर ये पॉइंट यूनिक है, ऐसा कोई और दूसरा पॉइंट नहीं है। तो तुम इसको किसी भी रेफरेंस सिस्टम से देखो, उसका एक ही कोऑर्डिनेट निकलेगा, वो एक ही कोई पॉइंट होगा। तो अब हो क्या रहा है, मान लो एक पॉइंट है ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y, तो उसका कोऑर्डिनेट है x, y, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। जब शिफ्टिंग बोली जाती है तो शिफ्टिंग पैरेलली होती है, जब शिफ्टिंग बोली जाती है तो एंगल चेंज नहीं होता है, जब शिफ्टिंग बोली जाती है तो पैरेलल शिफ्ट होती है। कैसे, तो ये एक्स एक्सिस अभी भी पैरेलल है, वाई एक्सिस अभी भी पैरेलल है, तो शिफ्ट हुआ है सिर्फ ओरिजिन। तो ये शिफ्ट हो गया मान लो अल्फा कॉमा बीटा पे, तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका न्यू कोऑर्डिनेट होगा कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, तो इसका पुराने कोऑर्डिनेट्स के साथ क्या रिलेशन है, तो न्यू कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ओल्ड प्लस शिफ्टिंग। देख भी सकते हैं, देखो ये होगा कैपिटल एक्स, ये होगा अल्फा, और ये होगी स्मॉल एक्स, तो ये स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस कैपिटल एक्स। सेम ऐसे ही ये होगा स्मॉल वाई, ये होगा कैपिटल वाई, और ये होगी बीटा। तो आई कैन से न्यू ओल्ड इज इक्वल टू न्यू प्लस शिफ्टिंग, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू प्लस शिफ्टिंग, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू प्लस शिफ्टिंग। तो वी कैन से ओल्ड इज इक्वल टू न्यू प्लस शिफ्टिंग। अच्छा, एक चीज का ध्यान देना, इसमें ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है। कभी कभी क्या होता है, ओरिजिन वही रहता है, पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, ओरिजिन वही रहती है, पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, तो दोनों में क्या होगा, अपोजिट का रिलेशन होगा।
तो फिर माइनस का फर्क आ जाएगा, तो उस केस में यहाँ पे माइनस चला जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो अगर ओरिजिन शिफ्ट हो रही है तो ओल्ड इज इक्वल टू न्यू प्लस शिफ्टिंग। नेक्स्ट, अच्छा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में अगर मान लो कोई लाइन है, इसकी कोई इक्वेशन है, तो ओरिजिन को अगर शिफ्ट कर देंगे तो इस लाइन की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, पर इस लाइन की एक चीज होगी जो चेंज नहीं होगी, तो इंक्लिनेशन मतलब स्लोप। तो इंक्लिनेशन चेंज नहीं हो रहा तो स्लोप भी चेंज नहीं हो रहा, तो चेंज क्या हो रहा होगा? इंटरसेप्ट। तो वो कैसे देख सकते हैं कि इसका इंक्लिनेशन अभी ये है ओल्ड में, पर न्यू में इसका इंक्लिनेशन क्या होगा? ये होगा, और ये दोनों बराबर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये थीटा दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये लाइन और ये लाइन। तो शिफ्टिंग से इक्वेशन चेंज होती है पर स्लोप चेंज नहीं होता। शिफ्टिंग से ट्रायंगल का एरिया चेंज नहीं होता, ट्रायंगल की साइड चेंज नहीं होती, ट्रायंगल की साइड की इक्वेशन चेंज हो सकती है, ट्रायंगल के वर्टाइसेस चेंज हो सकते हैं। तो शिफ्टिंग से कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, इक्वेशन चेंज हो सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इलिप्स है, अगर मैं शिफ्ट लेजर एक्सिस की लेंथ अभी भी वही रहेगी। नेक्स्ट, अगर मैं शिफ्टिंग करता हूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओल्ड और न्यू दोनों में सेम रहेगा, लेंथ एंगल बिटवीन लाइंस वो भी सेम रहेगा। नेक्स्ट, इलिप्स में शिफ्टिंग से इसेंट्रिसिटी चेंज होगी क्योंकि इसेंट्रिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। तो चेंज क्या होता है? चेंज होती है इक्वेशन और कोऑर्डिनेट। चेंज हो सकता है इक्वेशन, कोऑर्डिनेट, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल की साइड्स, ट्रायंगल के एंगल्स। नेक्स्ट, अब थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस केस में क्या होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को किसी एंगल से रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये है ओल्ड और ये है न्यू। तो मान लो दिस इज अ पॉइंट, तो अगर ओल्ड में इसकी कोऑर्डिनेट देखूं तो ये होगी स्मॉल एक्स और ये होगी स्मॉल वाई, लेकिन अगर न्यू में देखूं तो ये होगी कैपिटल एक्स और ये होगा कैपिटल वाई, इन दोनों में रिलेशन है। अच्छा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा से। तो इन दोनों में एक रिलेशन है, उसको अपन मैट्रिक्स से याद रख सकते हैं। तो ये एक्स वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, इधर माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं अपन, ओल्ड एक्स वाई, न्यू कैपिटल एक्स वाई, और ये माइनस साइन थीटा। तो इधर उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा तो नीचे साइन थीटा, और इधर माइनस साइन थीटा तो इधर हो जाएगी कॉस थीटा। अच्छा, रिलेशन कैसे लिखेंगे? रिलेशन लिखने का तरीका, अगर मेरे को ओल्ड न्यू में लिखनी है तो ओल्ड न्यू तो एक्स लिखना है, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो एक्स हो जाएगा कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। मुझे वाई अगर लिखना है तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्स साइन थीटा और प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। अब उल्टा, अगर मेरे को न्यू ओल्ड में लिखना है, न्यू ओल्ड में, तो कैपिटल एक्स लिखने है तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, और y लिखना है तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो कैपिटल एक्स हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और y हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। नेक्स्ट, इसमें एक चीज ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेट हुई है, पॉइंट रोटेट नहीं हुआ है। अगर पॉइंट रोटेट करेंगे तो अपोजिट रिलेशन आ जाएगा। अपोजिट मतलब अगर मान लो पॉइंट को क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये फॉर्मूला सही है। अगर मान लो पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री रोटेट किया है तो यहाँ सब जगह थीटा की जगह माइनस 60 डिग्री आ जाएगा, बाकी एवरीथिंग इज सेम। नेक्स्ट, इस फॉर्मूले को प्रूफ किया जा सकता है यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इजीली समझा के देता है।